और अंधभक्त हमें कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं कि हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं सरकार पे। तो क्या पूछें? कौन से कलर की चड्डी पहनी है ये पूछें? मणिपुर पर सवाल ना पूछे, उरी हमले पर सवाल ना पूछे, पुलवामा अटैक पर सवाल ना पूछे, कुंभ भगदड़ पर सवाल ना पूछे, रेल हादसों पर सवाल ना पूछे, तो क्या पूछे? तुम्हारे लोंडे का मुंडन कब है ये पूछे? गजब बेवकूफी है, सरकार से सवाल ना पूछे। 2014 से पहले यही लोग सिलेंडर उठाए उठाए गलियों गलियों घूम रहे थे कपड़े फाड़ते हुए, तब इनको ये मुद्दा भी बड़ा जेन्युइन लगता था, इनका सवाल भी बड़ा जेन्युइन लगता था। और आज हजारों लोगों के मरने के बाद भी सवाल ना पूछे। अरे लोगों के मरने पर ही तो सवाल पूछ रहे हैं। आतंकवादियों ने लोगों को मारा, हम पूछ रहे हैं कि उन आतंकवादियों के साथ हुआ क्या? वो भगदड़ में लोग मरे, उनके साथ हुआ क्या? वो पुलवामा में 44 जान शहीद हुए थे, उसके बाद हुआ क्या? आतंकियों के साथ कुछ नहीं हुआ। उल्टा जो सवाल पूछ रहे हैं उन्हीं पर एफआईआर और कार्रवाई हो रही है, और इस पर अंधभक्त तालियां बजा रहे हैं। ओहो बहुत अच्छा काम हो रहा है। बेशर्मी की हद है। जिस ऑफिस में काम करते हो, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जब मैनेजर उस जिम्मेदारी के तहत सवाल पूछता है तो क्या तुम्हारी बुआ के लोंडे को फोन करता है? तुम ही से पूछता होगा ना। बात तो सही है। तो आज सरकार में जो है उनसे पूछेंगे, जब ये कल नहीं रहेंगे मां कसम इनसे नहीं पूछेंगे। भाई जितने लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, और ये सारे सेलिब्रिटी, एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन को आप लोग टैग करना। और आपको कहीं लगता है तो मैं गलत हूं तो भाई जो बोलना है बोलना। ये जितने भी सुअर के पिल्ले हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस यहाँ पे जो भारत में पैसा कमाते हैं, भाई आज पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसों और स्पोर्ट्स प्लेयरों से सीखना चाहिए कि देशभक्ति देश के प्रति क्या होती है। भाई वहां का हर कोई, चाहे वो रिपोर्टर हो, एक्टर हो, स्पोर्ट्स प्लेयर हो, अपने देश के लिए खड़ा है, ट्वीट कर रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग करके बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं या ये कर रहे हैं, लेकिन वो करके दिखा तो रहे कि हम अपने देश के साथ हैं। हमारे भारत में शिखर धवन हो गए, चाहे सनी देओल, चाहे सुनील शेट्टी और कुछ कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर, गौतम गंभीर जैसे 4-5 को छोड़ दो तो भाई मुझे नहीं लगता है कि किसी ने डाला है। अक्षय कुमार को ले लो, इन लोगों ने डाला है। बाकियों के हाथ में क्या हो गया? चूड़ी पहन ली है, कोई फांसी का सजा दे दिया है। अब फिर आप बोलोगे पोस्ट लड़ने से कोई जेल और कोई जंग थोड़ी जीती जाती है। भाई ये मेंटेलिटी और एक सोच दिखाती है कि आप लोग जिस देश से कमा रहे हो, जहां आपका पालन पोषण हो रहा है, पैसे कमाना होता है, आप खूब करते हो। इससे अच्छा तो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले गाना बना बना के खुलेआम गाली दे रहे हैं, खुलेआम यूपी बिहार वाले खड़े हैं, साउथ के भी एक्टर एक्ट्रेस थोड़े बहुत खड़े हैं, और बाकी उनमें भी लोग, और कुछ कुछ तो इसमें भी विरोध जता रहे हैं कि भारत को अटैक नहीं करना चाहिए था। कुछ कुछ देख रहे हैं इनह्यूमन है। और ये वही साले हैं, जब पहलगाम में हुआ था तो एक स्टोरी नहीं डाला जा रहा था, जब पुंछ में मारा जा रहा है, कल मारा गया तो एक स्टोरी नहीं डाला गया, लेकिन जैसे भारत ने एक्शन ले लिया तो इनकी छाती फटने लगी। और ये वही लोग हैं, जब भारत एक्शन नहीं लेता तो बोलते ये देखो हमारी निकम्मी सरकार कुछ कर नहीं रही। तो करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। लेकिन इस बॉलीवुड के भांड और जितने भी बहनचोद जितने स्पोर्ट्स प्लेयर है, मैं इनसे एक ही बात पूछता हूँ, क्या खा के पैदा हुए इस देश में? कोई पैसा देता है इस चीजों के लिए? देशभक्ति के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो साले तुम अपने माँ बहन बेटियों को बेच दो। मेरी बात बुरी लगेगी ना, याद रखना, देश और माटी से बड़ा कोई नहीं होता। कोई नहीं होता देश और माटी से बड़ा। ये इस धरती पे सबसे बड़ा है माटी, और तुम उसके भी सगे नहीं हो रहे हो। और जब फिल्म देखने की बारी आती है तो टिकटॉक का प्रमोशन करने निकल जाते हो। मैं आप सभी ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि सारे एक्टर एक्ट्रेस को टैग करो जिन को जानते हो, और खुल के भरपूर गाली दो, और इनका बहिष्कार करो, और सालों को अनफॉलो करो। और जिनको फॉलो करना है तो कुछ कट्टर भाइयों को फॉलो करो जो देश में लड़ते हैं, बोलते हैं, और बाकी थूकता हूँ ऐसे लोगों पे। जय हिंद, जय भारत। They are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. एक मंत्री ने कहा चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? मेरे अजीज हमवतनों, आज मैं आपसे एक निहायत संगीन और दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूं। भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ना अरब दुनिया, ना चीन, ना ही कोई और ताकतवर ममालिक, सबने हमारी पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। मेरा दिल बहुत बोझल है जब मैं कहता हूं कि अगर यही हालात रहे तो जल्द पाकिस्तान दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। हमारी सरजमीन, हमारी खुदमुख्तारी, हमारे ख्वाब, सब कुछ खतरे में है। मैं अपने तमाम हमवतन से दरख्वास्त करता हूं, ये वक्त मायूसी का नहीं है,
ये वक्त है अपने आखिरी पाकिस्तान को बचाने का। ये वक्त है कुर्बानी देने का। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। पाकिस्तान जिंदा रहेगा अगर हम उसका दिफा पूरी जान से करें। अल्लाह हमारे साथ हो। युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने के लिए एक विशाल समुद्री जहाज अमेरिका से निकलता है जो भारत को पूरा तबाह कर सकता था। लेकिन जब ये बात पता चलती है रशिया को, तो वो उससे भी बड़ा समुद्री जहाज भारत की मदद के लिए भेजता है जो अमेरिका के जहाज के आगे आके खड़ा हो जाता है। और रशिया अमेरिका को साफ साफ चेतावनी देता है कि भारत से युद्ध करने का मतलब सीधे रशिया से टकराना। और इस बात को सुनकर अमेरिका का जहाज वापस लौट जाता है। तो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध से रशिया हमारा खास मित्र बनकर खड़ा है। और आज हम 2 रातों से जो चैन की नींद सो रहे हैं वो इस S-400 की वजह से सो रहे हैं। और ये भी हमें रशिया ने दिया है। इस जानकारी को उस दोस्त से शेयर करना जो आपके लिए रशिया बनकर आपके आगे खड़ा है। पाकिस्तान के पास 2023 में बहुत पैसे की शॉर्टेज हो गई थी और जस्ट लॉकडाउन खत्म होने के कारण भी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा नहीं था। 2023 में वहाँ पे इमरान खान को हटा के सरकार बनी थी। अरे ये जो अभी बुढ़वा है शहबाज शरीफ की, तो पैसे वगैरह थे नहीं। तो उसने ना यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो गई और यूक्रेन को गोला बारूद कम हो गया था तो पाकिस्तान से खरीदा था। तो बैला अपना आधा गोला बारूद बेच दिया है। अभी पाकिस्तान के पास बचा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे? इसलिए साइलेंटली वर्क करना है। ऐसा पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अपना जानकारी नहीं बताएंगे तो नहीं हो जाएगा। पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान ना बताए लेकिन यूक्रेन ने तो बताया कि हमने पाकिस्तान से इतना खरीदा है। और हम लोग को ये पता था कि पाकिस्तान के पास था कितना, और उधर यूक्रेन बता दिया कि हम खरीदे कितना है। तो बचल तोरा पास कितना है, तू पंजाब नहीं कब्जा कर पाएगा। हिंदुस्तान का सपना देख रहा है। पागल समझा है भारत को। हाँ, तो उसमें पूछा कि सर आप पाकिस्तान से इतने चिढ़ते क्यों, पाकिस्तान की इतनी बुराई क्यों करते हैं? तो हम कहे कि आप गलत बोल रहे हैं। हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। उसको लगा कि हम अच्छा बोलेंगे कि नहीं बुराई नहीं करते हैं, आपको बुरा लग गया तो सॉरी, यार क्या बात है। बिहारी हैं हम लोग, दोस्ती भी सामने से, दुश्मनी भी सामने से, आज नहीं तो पार। जैसे सर सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। रवीश चचा इस बार सबूत नहीं मांग पाए तो चल दिए ऑपरेशन सिंदूर के सिंदूर पर ही सवाल खड़ा करने। वैसे चचा की इस बात पर एक फुल एक्सपोजिंग वीडियो आप द पैम्फलेट पर देख सकते हैं। खैर वैसे शर्म आनी चाहिए रवीश कुमार जैसे दरबारी पत्तलकारों को, जो अपने ही देश का सम्मान तो छोड़ो, एक सुहागन के सिंदूर का मान नहीं रख पाए, जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने हिंदू होने की वजह से गोली खाते देखा। और इसी दलाली में कूद पड़ी अरफा खानू, जो सरकार विरोधी बयान बोलते बोलते भारत विरोधी बन चुकी हैं। तभी तो सुनिए कैसे भारत की सेना पर ही सवाल खड़े करती हुई वो कहती हैं कि हमने कोई आतंकियों को नहीं मारा, पाकिस्तान की माने तो वहां सिविलियंस मरे हैं। तो अरफा बीबी यहां अपने ही बुने जाल में फंस गई, क्योंकि पाकिस्तान की माने तो जैसा हमने आपको सबसे पहले उस CNN के वीडियो में दिखाया था कि उनके हिसाब से तो पाकिस्तान ने हमारे फाइटर जेट्स और ना जाने किन किन विमानों को गिराया है, जिसके सबूत के लिए वो सोशल मीडिया चेक करने को बोल रहे हैं। वही सोशल मीडिया जिस पर आप जैसे यानी अरफा बीबी जैसे सांप अपना फन फैलाकर बैठते हैं और यहां से कंटेंट पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं। पर अफसोस की बात है कि अरफा एक महिला होकर ना तो पहलगाम हमले में मारे गए हिंदुओं की उन महिलाओं के उजड़े सिंदूर का दर्द समझ पाई और ना ही कॉन्फ्रेंस करने वाली उन 2 जाबाज महिला अफसरों की आतंकियों से बदला लेने के बाद उनके चेहरे का वो रौनक देख पाई। खैर इसके अलावा कथित प्रोपेगेंडा पत्रकार यानी राजदीप सरदेसाई भी इन 2 महिलाओं को भारतीय सेना की जाबाज ऑफिसरों की तरह नहीं बल्कि धर्म के आधार पर फर्क करते दिखे। ये है पॉइंट 5 फ्रंट की दगाबाज ब्रिगेड। ओ यार, इंडिया पाकिस्तान को बर्बाद करे या ना करे, ये जरूर करवा के मानेगी। इंडिया वालों जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई है। तुम लोगों की वजह से हम एग्जाम देने पड़ेंगे जल्दी। इंडिया वाले तेरे क्या काल आगे बैठे, जो तू कभी उनको दिन में बुलाती है जंग के लिए, कभी रात में बुलाती है। आखिर तेरा मसला क्या है ये बता तू मेरे को। कौन सी मिट्टी की बनी है तू? तेरे चक्कर में पूरा पाकिस्तान निपट जाएगा, तो अपनी आवाज को थोड़ा ठंडा रखो। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली महियसी श्रीमती इंदिरा गांधी हमने पैदा की। आप उससे भी महान काम करें। ईश्वर करे कि पाक अधिकृत कश्मीर आप भारत को दिला दें। हम आपके सम्मान में भी कविताएं लिखेंगे। हम आज से 20 साल बाद आपके संबंध में भी ऐसा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आखिरी बात कहकर कविता पढ़ता हूं, जो पीढ़ी अपने इतिहास को गाली देती है उसे वर्तमान भी मार्ग नहीं देता और भविष्य भी उसके लिए रास्ता। मेरे दादा ने 18 बीघे की छोटी सी खेती करके गरीबी में वक्त काटा।
मेरे पिताजी ने प्रोफेसर बनके उसी गांव में एक पक्का मकान बनाया। मैंने हिंदुस्तान का सबसे महंगा कवि बनकर उसी गांव में एकड़ों में फैला हुआ फार्म हाउस बनाया। आज मैं उस फार्म हाउस में बैठकर अपने दादा को गाली दूं कि उस पर एक कच्चा ही मकान बन पाया, तो मैं एक नीच पोता हूं और एक खराब भारतीय।